Assalamu alaikum viewers, how are you all? This is Sernur here and today I am again here with a new topic and you are watching this video from the Fluent Forum. अब ये जो टॉपिक हम लाए हैं आज के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही आसान और क्या ही खूबसूरत टॉपिक है। क्या सचमुच आज इस वीडियो में हम सब कुछ समझ जाएंगे? तो मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि इतना आसान तरीका लाए हैं कि आपने इससे पहले कहीं नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं सीखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अपना नया टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू अ टॉपिक। आवर टुडेज टॉपिक इज वॉइस। वॉइस मीन्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हाँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें करने वाला मेंशन नहीं होता है लेकिन वो बज़ाहिर नज़र नहीं आता। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारे सामने लोग करते हैं, जिस तरह वो लड़का बेटा मोबाइल यूज़ कर रहा है, वहाँ से वो हमें सुन रहा है, ये एक्शन कर रहे, बंदा सामने है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिसमें बंदा नज़र नहीं आता। काम होता है, बंदा होता है काम करने वाला, लेकिन वो मेंशन्ड नहीं होता। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि हु इज़ द मिसिंग पर्सन। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से पहले, एक्टिव और पैसिव तो दूर की बात है, हम समझेंगे वॉइस क्या होता है। ये जो टॉपिक वॉइस है, वॉइस इंग्लिश में किसे कहते हैं और वॉइस आज हम पढ़ेंगे। वॉइस की बहुत सारी मीनिंग्स होती है, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम ग्रामेटिकली जो इसकी मीनिंग है हम वो पढ़ेंगे। आते हैं वॉइस पर और समझते हैं कि वॉइस क्या होता है। आपने बहुत सारी जगहों पे सुना होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, लेकिन आज आप समझते हैं तो इसलिए आप गौर से सुने। वॉइस में आपको 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं 2 सेंटेंसेस। आप ये सेंटेंस खुद बताएंगे कि हम कौन सा वॉइस है। अच्छा, यहाँ पर देखिए सेम सेंटेंसेस है तकरीबन। यहाँ पर शी इज़ टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर शी इज़ टीचिंग इंग्लिश और यहाँ पर शी इज़ बीइंग टॉट इंग्लिश। दोनों तकरीबन सेम सब्जेक्ट है, तकरीबन सेम ऑब्जेक्ट में, मीनिंग भी सेम है तकरीबन, बट कुछ चेंजेस हैं इस सेंटेंस में। कुछ तो है जो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है, कुछ तो ऐसा है जो हम आज पढ़ेंगे। अब हम ये आपको बताएंगे वॉइस की डिफिनेशन सिंपली कि यहाँ शी इज़ टीचिंग इंग्लिश। वो लड़की क्या कर रही है? पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है? इंग्लिश पढ़ा रही है। वो लड़की इंग्लिश पढ़ा रही है। अब इस सेंटेंस में यहाँ हमारे पास एक बंदा मौजूद है जो नज़र आ रहा है, जो काम कर रहा है। मैंने आपको कहा एक ऐसा बंदा होगा जो नज़र आएगा, काम करेगा। अब उनका काम टीचिंग का है, वो पढ़ा रही है और क्या पढ़ाती है? तो वो पढ़ाती है इंग्लिश पढ़ाती है। अब सेम एक दूसरा सेंटेंस है, उसमें शी एक सब्जेक्ट है लेकिन काम नहीं कर रहा। शी इज हियर अ सब्जेक्ट बट दिस इज नॉट वर्किंग। शी इज बीइंग टॉट इंग्लिश। यहाँ पर ये लड़की जो यहाँ पर पढ़ा रही थी, यहाँ पर ये पढ़ा नहीं रही। ये देखिए, शी इज़ बीइंग टॉट इंग्लिश, इसका मतलब था वो इंग्लिश पढ़ा रही है, जो यहाँ पर खुद काम कर रही है, और यहाँ पर कोई और काम कर रहा है, कोई और बंदा इन्हीं को पढ़ा रहा है। इस लड़की को इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। अब यहाँ पर पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है, इसमें कौन पढ़ा रहा है या कौन पढ़ा रही है? तो मैंने कहा एक मिसिंग पर्सन है, वो सर्च करेंगे। तो ये मिसिंग पर्सन अभी हम सर्च करेंगे कि शी इज़ बीइंग टॉट इंग्लिश। अब समझते, यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में एक बंदा काम कर रहा है और यहाँ पर कोई काम कर तो रहा है लेकिन वो पर्सन सामने नहीं आता। जिस सेंटेंस में भी आपके पास सब्जेक्ट आपका काम करे उसे आप कहते हो एक्टिव, और जिस सेंटेंस में एक काम तो होता है लेकिन काम करने वाला मेंशन्ड नहीं होता, मतलब काम करने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं करता। जहाँ सब्जेक्ट काम करेगा वो आपका सेंटेंस होगा एक्टिव, और जहाँ सब्जेक्ट काम नहीं करेगा जैसे ये है तो यहाँ पर वो सेंटेंस आपका बनेगा पैसिव।
अब आगे बढ़ते और आगे बढ़ते और बहुत सारे चमत्कार हम सीखेंगे इस वीडियो में। सो सिंपली हमें ये समझ है, जहाँ पर काम करने वाला हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो एक्टिंग करता है, मतलब एक्ट करता है, तो वो हमारा एक्टिव होता है। और जहाँ पर काम नहीं करता, काम तो होता है लेकिन सब्जेक्ट काम नहीं करता, तो उसे हम पैसिव कहते हैं। अब हम आसानी से समझ जाएंगे कि एक्टिव वॉइस वो वॉइस होता है जिसमें सब्जेक्ट काम करता हो, और पैसिव वॉइस वो काम होता है जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता हो। अब आगे बढ़ते और समझते हैं कि सर हमें तो स्कूल में पढ़ाया गया था कि सब्जेक्ट सिर्फ वही होता है जो काम करता है, सब्जेक्ट तो वही है जो काम करता है। टीचर ने कहा सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। मैंने कहा हाँ होता है, तो फिर मसला क्या है कि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, तो सब्जेक्ट तो होता ही काम करने के लिए, तो फिर नहीं कर रहा, क्या मसला है? तो मैं कहता हूँ समझ जाए। देखिए समझने की होती है बात। सब्जेक्ट आपका और हमेशा के लिए आपका सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट का काम ही नहीं होता। सब्जेक्ट तो आपके सेंटेंस में होता है एक एजेंट के तौर पर, एक सब्जेक्ट होता है और आगे उसका प्रीडिकेट होता है। प्रीडिकेट का मतलब होता है कि ये जो काम है ये सारा बताता है इस सब्जेक्ट के बारे में। अब ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट काम करता हो, ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट एक्टिंग करता हो, ज़रूरी नहीं है वो किसी काम में बिजी हो। सब्जेक्ट अब पैसिव भी हो सकते हैं, वो कोई काम नहीं करेगा लेकिन उसके बारे में आगे वाला सेंटेंस बताएगा। मैं अगर एक जुमला बोलूँ कि शी इज़ अ डॉक्टर, अब शी इज़ अ डॉक्टर, सेंटेंस देखें, शी इज़ ए डॉक्टर। अब यहाँ पर शी इज़ ए डॉक्टर, इस सेंटेंस में तो कोई एक्शन ही नहीं है, तो जब एक्शन नहीं है तो तब एक्टर कैसे आ गया? सब्जेक्ट पर एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन कैसे हो गया? यहाँ पर समझो कि ये शी है, मतलब ये सब्जेक्ट है, और ये इज़ अ डॉक्टर, ये प्रीडिकेट है, ये इस सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इज़ नॉट ऑलवेज द डूअर ऑफ एन एक्शन दैट इज वर्किंग एज इन एजेंट इन द सेंटेंस। अब आते हैं नीचे, सब्जेक्ट प्रीडिकेट समझ आ गया होगा, मतलब सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट के बारे में आगे जुमला बताता है कि सब्जेक्ट कौन है, तो हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन है और उसे प्रीडिकेट कहते हैं। अब अगर हम सब्जेक्ट प्रीडिकेट को समझ के तो आगे बढ़ते और आगे बढ़ते कि एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है या वो खुद से बने बनाए आते हैं। तो हाँ, मैं कहूँगा कि एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज किया जा सकता है और चेंज किया जाता है, और एग्जाम्स में भी हमारे पास आते हैं चेंज करना होता है। तो अब हमें किसी भी एक्टिव सेंटेंस में, कोई भी एक्टिव सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, तो तब जाकर वो सेंटेंस चेंज होगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होना लाजमी है। कहीं कहीं पर नया केस होता है, कहीं कहीं पर हमारे पास केस होता है स्पेशल, उसमें कहीं सब्जेक्ट नहीं होता, कहीं ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जो ये तरीका पढ़ा रहा हूँ इस पे ध्यान दें। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये ज़रूरी है। जिस तरह मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वी एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, ड्राइव आपका वर्ब हो गया और अ कार आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हमें समझ आया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो अब हम आंखें बंद करके पढ़ेंगे इसका पैसिव। तो इसका पैसिव बनेगा, देखिए हमेशा के लिए आप सब्जेक्ट, आप एक्टिव पैसिव को कैसे बनाते हो? इसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आते हो और इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आते हो, बस, और कुछ नहीं करना। आपने ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना है और सब्जेक्ट को वहाँ लेके जाना है। मतलब इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है। अब ज़रा देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आकार है, तो मैं लिखता हूँ आकार। अब कार सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। बता रहा हूँ क्यों लगेगा, अभी 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। अब ड्राइव है तो ड्राइव की ड्रिवन। अब कौन
बाय वी है तो वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा बाय अस। अब हमने ये पढ़ लिया, हमने ये सीख लिया, हमने ये समझ लिया कि एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट को हम एक्टिव पैसिव कहते हैं। ऐसा भी नहीं है, इसमें कुछ और चेंजेस भी है। अब देखिए यहाँ पर सर, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। इस सेंटेंस में कहीं भी इज नहीं है तो आपने यहाँ इज लगा दिया। तो ये क्या चक्कर है, ये क्या है, यही तो हम कंफ्यूज होते। कहीं इज होता नहीं है आप लगा देते, कहीं इज लगता है, कहीं आर लगता है, कहीं एम लगता है, तो ये हमें समझ नहीं आता। हम स्कूल में पढ़ते हैं इस्तेमाल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, यहाँ तो आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो मैं कहता हूँ यही तो वो मसला है जो हम पढ़ा रहे हैं। अब दूसरा सेंटेंस, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूँ। दूसरे सेंटेंस में आपके पास यू एक सब्जेक्ट है, टीच आपके पास वर्ब है और स्टूडेंट्स आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों हमारे पास इस सेंटेंस में मौजूद है। तो हाँ, इसी का एक्टिव बन सकता है। करना क्या है आपने, अभी आपने करना यह है कि ऑब्जेक्ट को शुरू में लेकर आना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टूडेंट्स हैं। अब एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो हमने आर लगाना है, स्टूडेंट्स आर। अब टीच की थर्ड फॉर्म लगानी है थॉट। अब कौन, यू का सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है, तो बाय यू। आ गया समझ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट हमने समझ ली। अब ये समझते हैं सर इज क्यों आया, आर क्यों आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई। तो अब ये ज़रा समझते हैं, ज़रा और याद रखना। एक्टिव सेंटेंस में आपके पास कोई भी वर्ब हो, वो फर्स्ट फॉर्म हो, वो सेकंड फॉर्म हो आपका फर्स्ट फॉर्म हो, वो सेकंड फॉर्म हो या वो थर्ड फॉर्म हो, आपने सबको वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेके जाना है। मतलब जिस तरह ड्राइव को मैंने थर्ड फॉर्म ड्रिवन में लाया है और टीच को मैंने थॉट्स में लाया है, तो कोई भी वर्ब आपके पास वो थर्ड फॉर्म में जाएगा। अगर वर्ब की पहले से थर्ड फॉर्म है तो वो सेम रहेगी, अगर सेकंड फर्स्ट फोर्थ या फिफ्थ फॉर्म है तो वो थर्ड में जाएगी और चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट आगे आते हैं और आगे बढ़ते हैं कि सर ये इज़ेमार क्यों आया है। तो याद रखना देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस में एक वर्ब पहले से था टीच। टीच कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो हम टीच को तो हम थॉट में लेकर गए। अब इस टीच की जगह क्या आएगा, अब स्टूडेंट अपनी जगह रहा है, स्टूडेंट भी सेंटेंस में है, यू भी है, टीच तो थॉट में चला गया। तो टीच एज अ फर्स्ट फॉर्म हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो इसी के लिए कि हमें टाइम का पता चल सके कि किस टाइम का एक्टिव पैसिव समझाया जाता है, तो उसके लिए हमने कुछ यहाँ एक ये ज़रा गौर से देखा, हमने पढ़ा है, उसे कहते हैं टू बी। हमने टू को हटा देना है, सिर्फ बी को समझना है। बी असल में वर्ब है, इसकी मीनिंग होती है होना, इसकी मीनिंग होती है होना। अब अभी आते हैं इसकी, हम समझते हैं इस बी को हम काटते तो इससे हम निकालते हैं इज एम आर। इस बी से हमने एज एम आर निकाल दिया जो कि प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसका हमने निकाल दिया वॉज वर्ड जो कि पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। इसका हमने निकाल दिया बीन जो परफेक्ट टेंसेस में लगता है। इसका हमने निकाल दिया बीइंग जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में लगता है। ये देखिए इंट्रो में दे रहा हूँ आपको कि अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो, मतलब टीच हो या टीचीज हो, ड्राइव हो या ड्राइव्स हो, तब आपने किसका इजाफा करना है, इनमें से किसी एक को पिक करना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने इज लगाना है, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने आर लगाना है, अगर आपका ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्टिव में वो आई हो जाएगा, आई के बाद फिर आपने क्या लगाना है, आई एम। अगर आपके पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इस ड्राइव को मैं हटा के ड्रोव लिखता हूँ, तो तब आपने उसकी जगह वॉज वर्ड लगाना है। अगर आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तो अपनी जगह रहेगी ना, तो उस थर्ड फॉर्म को उसके साथ हमने क्या लगाना है, एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने बीन लगाना है। अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है, टीचिंग आ रहा है, तो फिर आपने टीचिंग की जगह, टीचिंग थर्ड फॉर्म में जाएगा और उसी टीचिंग की जगह आपने बीइंग लगाना है। हेल्पिंग वर्ब पहले से होगा, बीइंग आ जाएगा। अगर आपके पास वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म है, जिस तरह मॉडल वर्ब वगैरह में होता है, तो वहाँ पर आपने फिर बी को ही रहने देना है। अब यहाँ मैं आपको मज़ीद इसके एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल्स आपकी हेल्प करेगी, आप आसानी से समझ पाएंगे। अच्छा, अब हम न्यू एग्जाम्पल्स के साथ आपको और बता रहे हैं और समझा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि जहाँ आपके पास वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म हो, आपने ज़मान लगाना है। अगर आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तब आपने वॉज वर्ब लगाना है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपने बीन लगाना है। अगर कॉन्टीन्यूस कोई भी कॉन्टीन्यूस टेंस हो, तब आपने बीइंग लगाना है। यहाँ एक सेंटेंस में देखते हैं, इसी सेंटेंस में हम पढ़ते हैं कि शी एक सब्जेक्ट है, स्पोक स्पीक की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आगे उर्दू है। अगर आप इसको चेंज करोगे, ये वाला सेंटेंस अगर चेंज करना हुआ तो उर्दू पे आ जाएगा, और यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो वॉज आ जाएगा। देखिए यहाँ से आगे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उर्दू वॉज स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। आगे लगाओ बाय हिम, बाय हर वगैरह वगैरह। आपने यहाँ शी है तो बाय हर आ जाएगा, आपकी अपनी मर्जी से फिर आप लगाना चाहते हो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहते हो कोई ज़रूरत नहीं होता। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, अली इज़, पहले से इज़मार मौजूद है, अली इज़ वॉचिंग अ मैच। अली इज़ वॉचिंग अ मैच। इसी सेंटेंस पे ट्राई करते हैं कि अली इज़ वॉचिंग अ मैच। अब अ मैच क्या हमारा पास ऑब्जेक्ट है, अ मैच। देखिए, अब इस पहले से मौजूद है तो हमने इस लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के प्रेजेंट को शो करता है। अ मैच इज, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म की जगह आपने क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। अ मैच इज बीइंग, अ मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय अली, तो आप लगा दो बाय अली या बाय हिम। नेक्स्ट आपके पास है ही वॉज ईटिंग, तो यहाँ ही है, वॉज अपनी जगह आ जाएगा, और इस ईटिंग की जगह क्या आ जाएगा, बीइंग। देखिए, फूड वॉज बीइंग ईटन बाय हिम। अब सलीम हैज़ रिटन अ लेटर। अब सलीम हैज़ रिटन, वर्ब की पहले से थर्ड फॉर्म मौजूद है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तब आपने क्या लगाना है, बीन लगाना है। तो सलीम हैज़ रिटन अ लेटर। अब अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो आ जाएगा अ लेटर, सिंगुलर है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ लगाते हैं। अ लेटर हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है। अच्छा, मतलब ही शीट हो या कोई अदर नेम हो तो उसके साथ हैज़ लगते हैं। अब यहाँ अ लेटर हैज़, अब थर्ड फॉर्म लगेगी, तो थर्ड फॉर्म की जगह हमने बीन लगा दिया, और उसी थर्ड फॉर्म को अपने उसी जगह लगा दिया। रिटन बाय सलीम वगैरह आपने लगाना है। अब नेक्स्ट, यू ब्रोक अ ग्लास। अब ये आप खुद बताइए, यू ब्रोक सेकेंड फॉर्म है, तो जब सेकेंड फॉर्म आपने क्या लगाना है, वॉज वर्ब में से किसी लगाना है, और ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। अब अ ग्लास वॉज ब्रोकन बाय यू। अब नेक्स्ट में विल आ रहे, देखिए ही विल प्ले अ गेम। अब अ गेम को शुरू में लेकर आओ, विल फ्यूचर को शो करता है, सो अ गेम विल बी प्लेड, अ गेम विल बी प्लेड, क्योंकि ऐसे मान प्रेजेंट के साथ, फ्यूचर में तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो आपने क्या लगाना है, विल के साथ बी लगाना है, अ गेम विल बी प्लेड। आई हैड ड्रंक जूस। अब पास्ट परफेक्ट आया, मैं जूस पी चुका था। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, ड्रंक थर्ड फॉर्म पर ऑब्जेक्ट, और जूस। अब जूस को शुरू में लगाओ, जूस के साथ हैड लगाओ, जूस हैड बीन ड्रंक बाय मी। इसी तरह ये सारे सेंटेंसेस थे, ये सारा पूरा हमारे पास लेक्चर तक जो सिंपल एक्टिव पैसिव होते हैं, और उम्मीद कि आपको समझ आ जाएंगे। देखिए, आपको अगर टेंसेस नहीं आते तो आपने सबसे पहले टेंसेस पढ़ना होता है, क्योंकि जब आपको टेंसेस नहीं आते आपको कोई भी समझ नहीं आता। आपने सिर्फ यहाँ फोकस करना है कि अगर प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट तब आपने एज़मा लगाना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तब आपने वॉज वर्ब लगाना है। अगर परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट टेंस हो तब आपने फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी हो तो आपने बीन लगाना है। और अगर कॉन्टीन्यूअस टेंस हो फिर आपने क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। अगर आपको इसी तरह समझ नहीं आता तो अभी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वैसे आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। अब ज़रा यहाँ देखते हैं और समझते हैं कि किस टेंस के साथ हमने क्या लगाना है। अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो आपने क्या लगाना है, इज, एम या आर लगाने। अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो आपने ऑब्जेक्ट के मुनासबत से, अगर सिंगुलर है तो इज लगाने, प्लूरल है तो आर लगाना है। अगर मी ऑब्जेक्ट है तो आपने उसकी जगह आई लगाना है। अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट हो तब आपने क्या लगाना है, वॉज या वर, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से आपने, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है फिर वॉज लगेगा, और प्लूरल है फिर वर लगेगा। और अगर आपके पास फ्यूचर है
फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आपने विल के साथ क्या लगाना है, बी लगाना है, विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन सब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी कॉन्टीन्यूअस टेंस है, अगर कोई कॉन्टीन्यूअस टेंस है तब आपने उसके साथ क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। अगर कोई परफेक्ट टेंस है, कोई भी परफेक्ट है, तब आपने उसके साथ क्या लगाना है, बीन, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। तो ये था हमारा, देखिए आसान सा था, इतना मुश्किल नहीं था, बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि सिर्फ 8 टेंसेस के बनाने हैं, प्रेजेंट के 3, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के बनाने हैं, पास्ट के तीनों के, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट के, और फ्यूचर में ओनली 2 के बनेंगे, एक फ्यूचर इंडेफिनिट का और एक फ्यूचर परफेक्ट का। अब जो रिमेनिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का आपने नहीं बताना। क्यों नहीं बताना, अब इंशाल्लाह वो हम जब स्पेशल पैसे पढ़ेंगे तब आपको बता देंगे। अभी तक के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह मिलते हैं वेरी सून। थैंक यू।